जय हिंद प्यारे साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चाहे आप हाई कोर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कृषि पर्यवेक्षक, चाहे आप कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि प्यारे साथियों, इन क्लासों के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से, जो क्लास 10th की सीरीज हमने स्टार्ट की है पुस्तक की, उस सीरीज में आज हमारी यूनिट नंबर 5 रहने वाली है। कौन सी यूनिट रहने वाली है? यूनिट नंबर 5 हमारी रहने वाली, जिसका नाम क्या है? राजस्थान में चित्रकला और लोक कला। जी हां दोस्तों, जहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चाहे आपका कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे आरएएस का एग्जाम हो, चाहे एसआई का हो, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जामिनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ आज की क्लास। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो जो भी नए साथी हैं प्यारे साथियों, एक बार इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम इस क्लास को करने वाले हैं। लाइन टू लाइन किस प्रकार करेंगे। हालांकि एक बार जो नए साथी हैं उनको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या होता है। नहीं दोस्तों, आपको पूरी व्याख्या करवाई जाएगी क्वेश्चनों के माध्यम से, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। जिस प्रकार थर्ड ग्रेड में है ना, उसी प्रकार यहां पर क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 5 राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला। पहला क्वेश्चन आज का हमारा 682 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तिब्बती इतिहासकार क्या है? तिब्बती इतिहासकार कौन? तारानाथ लांबा ने 7वीं सदी, कौन सी सदी? 7वीं सदी में मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख किया है? किस चित्रकार का उल्लेख किया है, यह हमें बताना है। तो कौन से चित्रकार का उल्लेख किया है? क्या आलेखकार पाटिल का किया है, या श्रृंगधर का किया है, या ऋषि प्रभाकर का किया है, या कुशाल चंद का किया है? तो कौन से चित्रकार का उल्लेख किया गया है? यह उल्लेख किया गया है, श्रृंगधर का उल्लेख किया गया है। अब एग्जामिनर आपसे इसी क्वेश्चन को किस प्रकार पूछेगा कि 7वीं सदी में मरु प्रदेश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किसने किया था? तो किसने किया? लांबा तारानाथ ने। यह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बनेंगे। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लांबा ने कौन सी सदी में मरु प्रदेश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है? तो 7वीं सदी में किया है। आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लांबा ने 7वीं सदी में किस प्रदेश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है? तो वो आ जाएगा मरु प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मरु प्रदेश। यानी एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन किस प्रकार निकालना है, यह आपको कला आनी चाहिए, तब प्यारे साथियों आपका सिलेक्शन भी होगा। ऐसे तो है नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लांबा ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख किया? श्रृंगधर। तो ऐसा कैसा आएगा? नहीं, आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है कि किसने उल्लेख किया? तारानाथ लांबा ने किया। कौन सी सदी में किया? 7वीं सदी में किया था। कौन से प्रदेश के चित्रकार था? वो मरु प्रदेश का था। चित्रकार कौन था? श्रृंगधर था। यानी एक क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन आने चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों। और श्रृंगधर जी के द्वारा, श्रृंगधर चित्रकार है, इनके द्वारा पश्चिमी भारत में, कौन से भारत में? पश्चिमी भारत में कौन सी शैली को जन्म दिया था? यज्ञ शैली को जन्म दिया था। कौन सी शैली को जन्म दिया? यज्ञ शैली को जन्म दिया था। किन्होंने? यज्ञ शैली के जन्मदाता कौन हो गए? यज्ञ शैली के जन्मदाता हो गए कौन? श्रृंगधर। क्या हो गए? श्रृंगधर हो जाएंगे। और इनके जो प्रारंभिक चित्र है ना, इनके जो प्रारंभिक चित्र है वो कहां पर मिलेंगे आपको देखने को? वो मिलेंगे हमें कहां पर? औदय नियुक्ति वर्ती में। क्या नाम है दोस्तों? बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, औदय नियुक्ति, नियुक्ति वर्ती में आपको मिलेंगे, जो किस कालीन है? प्रतिहार कालीन है। अब काल भी तो आपसे पूछ सकता है किस कालीन का चित्र ये, तो प्रतिहार कालीन चित्र में आपको देखने को मिलता है। और इसी साहित्य, कौन से साहित्य है? मारवाड़ी साहित्य। कौन सा साहित्य है? मारवाड़ी साहित्य में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रेमाख्यान, प्रेम धन, यहां पर प्रेम धन आख्यान, प्रेम धन आख्यान के बारे में, आख्यान,
ख्यानों के बारे में आपको देखने को मिलेगा, यानी प्रेमाख्यानों पर आधारित साहित्य कौन सा है? मारवाड़ी ही साहित्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ी साहित्य। तो पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया ना कि प्रतिहारकालीन चित्र कौन सा? औदर नियुक्ति वर्ती, जिसमें आपको क्या मिलता है? चित्र आपको देखने को मिलते हैं। यज्ञ शैली का जन्मदाता कौन हो जाएंगे? श्रृंगधर हो जाएंगे। इनका उल्लेख किसने किया था? तो लांबा तारानाथ ने किया था। कौन सी सदी में किया? तो 7वीं सदी में किया था। कौन से प्रदेश के ये थे दोस्तों चित्रकार? तो मरु प्रदेश के थे। इतनी बातें आप सभी को पता चल गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 683। क्या है क्वेश्चन नंबर 683? हमारा 683 नंबर क्वेश्चन है कि मारवाड़ में 7वीं सदी के लगभग किस शैली का उद्भव हुआ था? 7वीं शैली अभी मैं आपको बता कर आया हूं। क्या अजंता थी, यज्ञ थी, गुजराती थी या जैन थी? तो वो कौन सी शैली थी दोस्तों? यज्ञ शैली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कौन सी सदी है? 7वीं सदी। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में। और इसी मारवाड़ क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको? प्रेमाख्यान पर आधारित चित्र देखने को मिलेंगे। प्रेमाख्यान पर आधारित चित्र आपको देखने को मिलेंगे। प्रेमाख्यान पर आधारित चित्र आपसे पूछ ले कौन कौन से थे, तो कौन कौन से चित्र हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा हमारा ढोला मरवण। कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा ढोला मरवण। एक कौन सा हो जाएगा? मुमुल महेंद्रा। देखिए मुमुल महेंद्रा है। ये क्या है? मुमुल महेंद्रा। मुमुल महेंद्रा। मुमुल तो कहां का है? मुमुल तो जैसलमेर का। मुमुल महेंद्रा यहां पर किस में आ जाएगा? मारवाड़ से संबंधित आ जाएगा। एक कौन सा आ जाएगा? रूपमती बाज बहादुर। रूपमती बाज बहादुर, इनका भी उल्लेख प्रेमाख्यान में देखने को मिलता है। बाज बहादुर, जैसे मुमुल महेंद्रा का प्रेम से संबंधित है, ढोला मारू का है, ढोला मरवण का है, रूपमती बाज बहादुर का है। और कौन हो जाएंगे यहां पर? कल्याण रागिनी। कल्याण रागिनी। कल्याण रागिनी। किस प्रकार? कल्याण। कल्याण कै पूरा आएगा, लय आधा आएगा। कल्याण रागिनी, ये इंपोर्टेंट है। क्या है? इंपोर्टेंट है दोस्तों, कल्याण रागिनी। ये लीजिए, ये आपको याद रखना है कि मारवाड़ में तो है ना, मारवाड़ शैली का विषय क्या रहे? प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहे। तो प्रेमाख्यान आधारित पर कोई ना कोई तो रहा होगा। जैसे ढोला मरवण हो गया, मुमुल महेंद्रा हो गया, रूपमती बाज बहादुर हो गया, कल्याण रागिनी हो गया। या किससे संबंधित है? ये प्रेमाख्यानों से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रेमाख्यानों से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस चित्र शैली में प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण हुए? अभी आपको बताया कौन कौन से चित्रण? ढोला मरवण, मुमुल महेंद्रा, के कौन सा बताया था? रूपमती बाज बहादुर बताया था। और एक बताया था कल्याण रागिनी। ये मारवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 685। मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ था? चलिए अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ चित्र शैली। जी हां दोस्तों, आपको पूरी व्याख्या बताई जाएगी अब मारवाड़ चित्र शैली की। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है व्हाइट बोर्ड। जी हां दोस्तों, व्हाइट बोर्ड ही है। तो मारवाड़ चित्र शैली, कौन सी शैली? मारवाड़ चित्र शैली। पूरी व्याख्या बताने वाला हूं मैं, जो कक्षा 10 की पुस्तक में दे रखी है। मारवाड़ चित्र शैली, मारवाड़ चित्र शैली। चलिए बात करते हैं मारवाड़ चित्र शैली की। नंबर एक पॉइंट क्या याद रखना है आपको? मारवाड़ चित्र शैली का पहला पॉइंट, मारवाड़ चित्र शैली का पहला पॉइंट आपको क्या रखना है कि किसके समय यह प्रारंभ हुई थी? तो मालदेव के समय। सबसे पहला शासक कौन आता है? मालदेव। कौन आता है यहां पर? मालदेव शासक आता है, जिनके समय क्या हुआ था? ये क्या होती है दोस्तों? नवीन प्रवेश देने का श्रेय भी इन्हें जाता है। नवीन प्रवेश कहते हैं यानी शुरू करने, नवीन यानी शुरू करना, नवीन प्रवेश देने का। नवीन प्रवेश आपके एग्जाम में इसी प्रकार लाइन आ सकती है। नवीन प्रवेश देने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो मालदेव को दिया जाता है। कौन सी चित्र शैली का? मारवाड़। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मालदेव ने क्या किया था? शुरू किया था। ऐसे भी आप याद रख सकते हो ना, शुरू किया था। लेकिन लैंग्वेज आपके एग्जाम में आएगी नवीन प्रवेश वाली। क्या आएगी? नवीन प्रवेश वाली आएगी। और मालदेव के समय ही इस चित्र शैली में कौन कौन से चित्र हुए थे? एक तो चोखेलाओ महल की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? चोखेलाओ महल। किसके समय होती है चोखेलाओ महल की स्थापना? यह आपको याद रखनी है, मालदेव के समय। किसके समय? मालदेव के समय चोखेलाओ महल की स्थापना होती है। और किसकी स्थापना होती है? एक चित्रित ग्रंथ है दोस्तों, उसका नाम क्या है? चित्रित ग्रंथ का नाम है उत्तर
उत्तराधायन, क्या है? उत्तराधायन उसका नाम है, उत्तराधायन सूत्र हो जाएगा, जिसका नाम जो मालदेव के समय क्या हुआ था, चित्रित हुआ था। उसके बाद एक शासक आते हैं यहां पर सूर सिंह। कौन आते हैं? सूर सिंह शासक आते हैं, जिन्हें किन की संज्ञा दी गई थी? सवाई राजा की दी गई थी ना। किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा दी गई। ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इनके समय क्या होता है? 1610 में इनके समय क्या होता है? 1610 में एक ग्रंथ लिखा जाता है, एक चित्रित ग्रंथ है, उसका नाम है भागवत। क्या है? भागवत उसका नाम है। और इसमें क्या मिलेगा आपको देखने को? मेवाड़ और मारवाड़ चित्तर शैली की विशेषता देखने को मिलेगी। मेवाड़ एंड मारवाड़ चित्तर शैली की क्या देखने को मिलेगी? विशेषता आपको देखने को मिलती है। किसके शासनकाल में? सूर सिंह के शासनकाल में। क्या हुआ था 1610 में? भागवत की रचना होती है। किसकी रचना होती है? भागवत की रचना होती है। इसके बाद शासक आते हैं गज सिंह। देखिए इस प्रकार आपको कोई नहीं बताएगा, एकदम क्रम से मैं आपको बता रहा हूं। शासक पहले मालदेव के बारे में बताया, यानी नवीन प्रवेश मिला था किसको? मारवाड़ चित्तर शैली को। यानी शुरू किसके समय हुई? मालदेव के समय। चोखेलाओ महल की स्थापना मालदेव के समय। चित्रित उत्तराधायन सूत्र की स्थापना मालदेव के समय। सूर सिंह के समय भागवत की रचना हुई थी 1610 में, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की विशेषता आपको देखने को मिलती है। और अब बात आ गई गज सिंह की, और गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी गई जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और इनके समय क्या होता है? 1623 में। क्या सन हमें याद रखनी है गुरुजी? जी हां, आपको सन भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 1623 में क्या होता है? रागमाला चित्रावली की रचना की गई। थर्ड ग्रेड में पूछा गया, बीएसटीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रागमाला चित्रावली। और मैंने आपको पहले भी करवा रखी है कक्षा 10 की पुस्तक। अब तो आपको रिवीजन चल रहा है मान लीजिए, या फिर से आपको नए तरीके से पढ़वाया जा रहा है। तो देखिए रागमाला चित्रावली की रचना किसके द्वारा की गई? रागमाला चित्रावली की रचना की गई 1623 में वीर जी के द्वारा। किसके द्वारा? वीर जी के द्वारा। किसके द्वारा? वीर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके लिए की गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए भी की गई? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो एक पाली के क्या थे दोस्तों? पाली के क्या थे? प्रसिद्ध क्या थे? पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष थे। क्या थे? पाली के वीर पुरुष थे, जिनका नाम क्या था? पाली के वीर पुरुष नाम था विठल दास चंपावत। क्या नाम था? विठल दास चंपावत। विठल दास चंपावत जिनका नाम था, उनके लिए रागमाला चित्रावली की रचना की गई थी। किनके द्वारा की गई? वीर जी के द्वारा। कब की गई? 1623 में। समय शासक कौन था? गज सिंह शासक था। भागवत की रचना 1610 में की गई, सूर सिंह शासक था। इतनी बात समझ में आ गई ना? इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है ना दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट पर चलूं क्या? नेक्स्ट पॉइंट पर चलें क्या? मारवाड़ चित्र शैली पूरी करने वाले हैं। तो मारवाड़ शैली के नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या आएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट मारवाड़ चित्र शैली का। अब शासक आते हैं कौन? जसवंत सिंह। कौन आते हैं? जसवंत सिंह शासक आते हैं। कौन शासक आते हैं? जसवंत सिंह शासक आते हैं। और जसवंत सिंह जब शासक आते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको मुगल प्रभाव, कौन सा प्रभाव? मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि मुगल शैली का प्रभाव जोधपुर यानी मारवाड़ शैली में कब देखने को मिले था? जोधपुर शैली में कब देखने को मिला था? तो जसवंत सिंह के समय देखने को मिला था। किसके समय? जसवंत सिंह के समय देखने को मिला था। और इसी के समय, इन्हीं शासक के समय आपको क्या देखने को मिलेगा? कर्षण चरित्र में क्या देखने को मिलेगी? विविधता भी देखने को मिलती है। विविधता क्या देखने को मिलती है? विविधता। आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों ये भी कि जसवंत सिंह के समय क्या होता है? कर्षण चरित्र में विविधता देखने को मिलती है। जोधपुर शैली में मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। शुरू किसके समय? मालदेव के समय। और वीर जी ने कब की थी रागमाला चित्रावली की रचना? 1623 में की। किन के लिए की थी? विठल दास चंपावत के लिए की थी। कहां के थे वो? पाली के थे। कहां के थे? पाली के थे। अब देखिए नेक्स्ट, इनके बाद शासक आता है कौन? अजीत सिंह। कौन शासक आते हैं? अजीत सिंह शासक आते हैं मारवाड़ शैली में, यानी जोधपुर शैली में अजीत सिंह शासक आते हैं, जिनके समय क्या होता है? मारवाड़ शैली में सबसे अधिक सुंदर, जी हां दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इसको स्टार, सबसे अधिक सुंदर और आपको प्राणवान चित्र देखने को मिले थे। सुंदर और प्राणवान चित्र आपको देखने को मिले थे। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र किसके शासनकाल में देखने को मिले थे? और जिनके समय क्या हुआ था? सामंती संस्कृति का संजीव चित्रण हुआ था। सामंती
सामंती संस्कृति का भी क्या हुआ था, चित्रण हुआ था। सामंती संस्कृति का भी चित्रण हुआ था। सामंती संस्कृति का भी चित्रण इन्हीं के समय होता है। चित्रण भी इन्हीं के समय होता है। किनके समय होता है? अजीत सिंह के समय होता है। इनके बाद शासक आते हैं यहां पर, कौन है? अभय सिंह। कौन आते हैं? अभय सिंह। देखिए शासकों के आधार पर मैं करवा रहा हूं एकदम अच्छे तरीके से। सबसे पहले मालदेव हमने किया, उसके बाद सुर सिंह के बारे में बताया, फिर गद सिंह के बारे में बताया, अब जसवंत सिंह के बारे में बता दिया, अजीत सिंह के बारे में बता दिया, और अब बात करेंगे अभय सिंह जी के बारे में। अभय सिंह जी लगा दिया दोस्तों। अभय सिंह जी ने क्या किया था? देखिए खेजड़ली घटना इन्हीं के समय हुई। क्या जी लगाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, लगा ही देते हैं, राजा थे इसलिए लगा ही देते हैं, लेकिन ये घटना बड़ी निर्दयी घटना थी। अभय सिंह, अभय भय नहीं था जिसको, तभी तो डाल काटने को कह दिया, यानी डाल सिंह इन्हीं के समय क्या थे? चित्रकार थे। डाल सिंह क्या थे? डालचंद कह दो, डालचंद, जिन्होंने क्या किया था? खेजड़ी वृक्ष काटने का आदेश दिया था ना, अभय सिंह ने दिया था, यानी डाल वृक्ष के डाल काटने का क्या दिया था? आदेश। इस प्रकार याद रख सकते हो, यानी डालचंद इनके समय क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। और इनके एक चित्र भी है दोस्तों अभय सिंह का। अभय सिंह नृत्य देखते हुए, चित्र क्या है? महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए। महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र कब बना था? नृत्य देखते हुए चित्र कब बनाया गया था? तो नृत्य देखते हुए चित्र बनाया गया था 1725 में, जो कहां पर रखा गया? मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर। और प्यारे विद्यार्थियों कहां पर? कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र कहां पर देखे जा सकते हैं आपके द्वारा? तो मेहरानगढ़ संग्रहालय कहां पर है? जोधपुर में। और कहां पर देखे जा सकते हैं? कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में आपने देखने को मिलेंगे चित्र, ठीक है ना। अब देखिए कितने शासक पढ़ लिए, एक बार रिवीजन में आपको कराता हूं। सबसे पहले मालदेव शुरू हुआ था, नवीन प्रवेश मिला था मालदेव के समय। चौखेलाओ महल की स्थापना मालदेव के समय। उत्तराध्यान सूत्र की स्थापना मालदेव के समय। सुर सिंह के समय क्या होता है? भागवत की रचना होती है 1610 में, और जिसमें क्या मिलता है? मेवाड़ और मारवाड़ की विशेषता आपको देखने को मिलती है। उसके बाद हमने देखा गज सिंह। गज सिंह के बारे में क्या देखा कि इनके समय 1623 में क्या होता है? विठल दास चंपावत के लिए वीर जी के द्वारा रागमाला चित्रावली की रचना की गई थी, ठीक है जी। उसके बाद आते जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के समय क्या होता है? कर्षण चरित्र में विविधता देखने को मिलती है और मुगल शैली का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अजीत सिंह के समय क्या होता है? सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बनते हैं, और सामंती संस्कृति का भी चित्र आपको देखने को मिलता है। फिर आते हैं अभय सिंह। अभय सिंह के समय डालचंद क्या थे? चित्रकार थे। और प्यारे विद्यार्थियों अभय सिंह के द्वारा नृत्य देखते हुए चित्र आपको 1725 में बने थे ये, और ये आपके द्वारा जोधपुर संग्रहालय में देखे जा सकते हैं, मेहरानगढ़ में है जो, और आपके द्वारा संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में आपके द्वारा देखे जा सकते हैं। इतनी बात पता चली। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें क्या? नेक्स्ट शासक पर चलें क्या? सर कितनी बड़ी है मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली, तो देखते जाइए दोस्तों। अभी तो पूरी व्याख्या बता रहा हूं तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ना। फिर देखिए कौन शासक आते हैं? मान सिंह शासक आते। कौन आते हैं? महाराजा मान सिंह शासक आते हैं, जिनका कार्यकाल 1803 से लेकर 1843 था दोस्तों। इनके समय क्या होता है? इनके समय होता है दोस्तों, नाथों को क्या दिया जाता है? नाथ होते हैं ना, जो नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी थे, नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी थे, नाथ संप्रदाय के जो क्या थे? अनुयायी थे, उन्हें क्या दिया गया था? संरक्षण दिया गया था। किनके द्वारा? मान सिंह के द्वारा। नाथ से संबंधित फिर चित्र भी बनेंगे, तो नाथों से संबंधित चित्र सर्वाधिक किनके समय बने? तो नाथों से संबंधित चित्र सर्वाधिक किनके समय बने? तो मान सिंह के समय बने। तो सर्वाधिक चित्र बनते हैं, तो इनके समय क्या होती है? मारवाड़ की चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ की चित्रकला चरमोत्कर्ष पर कब पहुंच जाती है? तो महाराजा मान सिंह के समय। महाराजा मान सिंह के समय पहुंच जाती है। अब याद रखना है इनके समय क्या चित्रकार कौन कौन थे? कौन हो जाएंगे? भगवान शिव से आप याद रखो, शिवदास, शंकरदास, क्योंकि शंकर भगवान भी कहते हैं, शिव भगवान भी कहते हैं, तो शंकरदास। और भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण भी है ना, तो माधव भी उन्हें कहा जाता है, तो माधव दास आ जाएंगे। और भगवान कौन है हमारे? और भगवान हमारे राम है, तो राम सिंह आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? राम सिंह आ जाएंगे। फिर कौन आ जाएंगे? दाना भाटी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? दाना भाटी आ जाएंगे। और एक आपको याद रखना है, अमरदास भाटी। एक कौन याद रखने हैं? अमरदास भाटी। इनके समय क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। किनके समय? मान
मान सिंह के समय। किनके समय? मान सिंह के समय चित्रकार थे। और जो दाना भाटी है ना दोस्तों, इनके समय मारवाड़ की चित्रण जो परंपरा है वो कब गई थी? चरमोत्कर्ष पर गई थी। शासक पूछे चरमोत्कर्ष वाले तो मान सिंह आ जाएगा, और आपको पूछे चित्रकार पूछे चरमोत्कर्ष वाले तो कौन आ जाएंगे? दाना भाटी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? दाना भाटी आ जाएंगे। कितनी गहराई के साथ आपको बताया जा रहा है दोस्तों। देखिए, राजा पूछे तो कौन आ जाएंगे? मान सिंह। चित्रकार पूछे तो दाना भाटी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? दाना भाटी आ जाएंगे। और अब हम अंतिम पॉइंट करने वाले हैं दोस्तों। यहां पर जोधपुर शैली का अंतिम पॉइंट क्या है? यहां का क्या आएगा दोस्तों? रहन सहन कैसे था, वस्त्र आभूषण कैसे थे, महिला कैसे वस्त्र पहना करती थी, पुरुष कैसे वस्त्र पहना करते थे, यह हम देखेंगे। देखिए, महिला की बात करें तो महिलाएं कैसी? ठेठ राजस्थानी लहंगा, ठीक है, ठेठ राजस्थानी लहंगा पहना करती थी, ठीक है, पहना करती थी। और क्या? ओढ़नी भी ओढ़ा करती थी। लाल कुंदन का प्रयोग किया जाता था। इनकी आंखें कैसी थी? बादाम जैसी आंखें थी। बादाम जैसी इनकी आंखें थी। कैसी थी? बादाम जैसी आंखें थी। देखिए, बादाम 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 को काटने के लिए क्या चाहिए? बादाम को काटने के लिए खंजन चाहिए, यानी खंजर। खंजन पक्षी यहाँ का प्रसिद्ध है। खंजन पक्षी का प्रयोग यहाँ पर किया गया। खंजन पक्षी का प्रयोग किया गया। अब बादाम को कोई काटेगा तो कोई लाल पीला तो होगा ना। लाल और पीले रंग की यहाँ पर क्या थी? प्रधानता थी। लाल और पीले रंग की प्रधानता थी। देखिए, जोधपुर, जोधपुर है, जोधपुर है, इसमें दया आ रहा है, इसमें दया आ रहा है। जोधपुर में बादाम, बादाम, जोधपुर में बादाम। बादाम को खंजन, खंजन पक्षी, खंजन से काटा तो कोई लाल पीला हो गया। लाल पीले रंग की प्रधानता थी। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको याद रखनी है। पुरुषों की बात करें तो यहां पर लंबे चौड़े पुरुष हो जाएंगे, गठीला बदन हो जाएगा और मूछ युक्त हो जाएंगे, ऊंची पगड़ी वाले हो जाएंगे, ऊंची पगड़ी वाले भी हो जाएंगे। बस इतना है दोस्तों किससे संबंधित है? जोधपुर शैली से संबंधित। चलिए क्वेश्चन करें क्या? अब आपको अपने आप पता चलेगा किस प्रकार हमने क्वेश्चन किया। देखिए एक बार, इतने अच्छे तरीके से किया। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये लीजिए पहला क्वेश्चन, 685 नंबर क्वेश्चन। अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे। मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ किसके समय माना जाता है? तो किसके समय माना जाता है? मालदेव के समय माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है जो मालदेव के समय बना था? कौन सा बना था? देखिए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नहीं, ये मेवाड़ का है। 10 वैकल्पिक, ये जैसलमेर का है। चोर पंचासी का मेवाड़ का है। तो उत्तराधायन सूत्र आपको बताया था, और एक महल बताया था, चोखेलाओ महल। याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 687 नंबर क्वेश्चन, भित्ति चित्रण स्थल जो मारवाड़ से संबंधित है, क्या मोती महल है, क्या कप्पड़हार है, या अजारों की ओर है, या चोखेलाओ? तो चोखेलाओ महल हो जाएगा, जो किसके समय बनी थी? मालदेव के समय बना था। याद करवाया था ना दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर भी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने में मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, क्योंकि हमने पूरी व्याख्या कर ली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1610 ईस्वी में स्वाई राजा सुरसिंह, बताया था 1610 में क्या किया था? भागवत की रचना की थी। भागवत पुराण की रचना की थी ना, जिसमें क्या मिलता है? मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। कौन आ जाएगा? भागवत पुराण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ढोला मारू तो किससे संबंधित है? ये प्यारे विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे ढोला मारू मेवाड़ चित्र शैली में, जो 1592 में बनता है। 1592 में बनता है, महाराणा प्रताप के समय बनता है, ये उस समय पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए 1623 में मारवाड़ का रागमाला चित्रण किसने किया था? रागमाला चित्रण है वीर जी भाटी के द्वारा। किन के लिए बनाया गया था? विठल दास चंपावत के लिए। विठल दास चंपावत कहां के थे? पाली के थे। ठीक है ना, याद है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब आ रहा है दोस्तों। यहां तक अगर क्लास लगाइए ना तो सभी को अच्छा लगेगा। सभी कमेंट करके बताएंगे कि ऐसी क्लास आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। बार बार क्यों कहता हूं? ताकि आप कमेंट करोगे ना, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ आपके लिए लेकर आऊंगा फिर नई क्लास दोस्तों, नए टॉपिक लेकर आऊंगा। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का रागमाला चित्रण के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए हुआ था। कौन कहां के थे? पाली के थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो पाली के वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए था। तो ऑप्शन नंबर सी। किसने रचना की थी? वीर जी ने रचना की। कब की थी? 1623 में की थी। किसके समय की थी? गज सिंह के समय की थी।
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 691। क्या है 691 नंबर क्वेश्चन? जोधपुर के शासक के समय, किन शासक के समय कर्षण चरित्र में विविधता और मुगल शैली का प्रभाव प्रमुख चित्रों में दिखाई गई थी? बताया था ना दोस्तों, कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अभय सिंह तो बारे में बताया था। डाल चंद क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। बताया था ना, जिन्होंने क्या किया था दोस्तों? अभय सिंह के नृत्य देखते हुए चित्र बनाए थे। कब बनाए थे? 1725 में बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1692 नंबर क्वेश्चन। किस शासक के समय मारवाड़ चित्र शैली में सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने थे? किन के समय बने थे? अजीत सिंह के समय बने थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 693। मारवाड़ चित्र शैली में चित्रकार डालचंद ने किस शासक को नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था? तो किसने बनाया था? डालचंद ने। तो अभय सिंह को देखते हुए चित्र बनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकला से संबंधित है कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों, संग्रह संबंध किससे? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयपुर से संबंधित है। कहां पर है ये? जयपुर में। कहां पर है ये? जयपुर में है। चित्रकला से संबंधित। कौन सी चित्रकला से संबंधित है ये? जोधपुर चित्र शैली का जो कौन है? अभय सिंह जो नृत्य देखते हुए चित्र है ना, उनसे संबंधित है। कौन? कुंवर संग्राम सिंह संग्रह, जो कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 695 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने में मुश्किल हो रही है क्या? नहीं हो रही। मारवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल माना जाता है? तो कौन आ जाएंगे? मान सिंह हो जाएंगे, जिनके समय नाथ के चित्र सर्वाधिक बने थे। नाथों के चित्र सर्वाधिक बने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, मारवाड़ में नाथ परंपरा के सर्वाधिक चित्र किसके शासनकाल में बने थे? तो मान सिंह के समय बने थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चनों का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? मारवाड़ चित्र शैली के चित्रकार अमरदास बाटी, दाना बाटी, राम सिंह बाटी कह दे, चाहे शिवदास कह दे, चाहे आपको कह दे कौन, शंकर दास कह दे, किन से संबंधित है ये? मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। किन के समय थे ये दोस्तों? मान सिंह के समय क्या थे? चित्रकार थे। तो किसके समय प्रसिद्ध थे? तो मान सिंह के समय। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे इसमें। ऑप्शन देखने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको याद हो चुके हैं ना। तो मान सिंह कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 698 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा चित्रकार मारवाड़ चित्र शैली का नहीं है? शंकर दास है, शिवदास है, माधो दास है, लेकिन जितमल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और ये तीनों के तीनों चित्रकार किन के समय थे? मान सिंह के समय चित्रकार थे। किन के समय थे? मान सिंह के समय क्या थे? चित्रकार थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चित्रकार द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा? देखिए चित्रकार पूछा तो चित्रकार कौन आ जाएंगे? दाना भाटी आ जाएंगे। राजा पूछता तो मान सिंह आ जाता। यहां पर चित्रकार पूछा तो दाना भाटी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 700 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 700 हमारा, किस शैली में चित्र चमकीले पीला लाल पीलो कद है? लाल पीलो जब खंजन पक्षी के द्वारा काटा जाता है, किसको काटा जाता है? बेदाम को काटा जाता है, बादाम को काटा जाता है। ये तो मारवाड़ की विशेषता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी पीले एवं लाल में लाल रंग की अधिकता थी। ये कौन सा आ जाएगी? मारवाड़ चित्र से लिया जाएगी। फिर देखिए खंजन पक्षी और बादाम आंखों का चित्रण किसमें हुआ है? जोधपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। याद हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताइए आप कमेंट करके। लाइक जरूर करना है अगर याद हो रहा है तो अभी कर दीजिए, बाद में आप नहीं करोगे मुझे पता है। मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास पूरी देखने के बाद लाइक करना, आप नहीं करते हो तो अब करना है आपको। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट करके भी बताना है क्लास कैसी लग रही है। 702 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेमाख्यान बताया था किससे संबंधित है? प्रेमाख्यान पर आधारित विषय मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। और चित्र भी बताए थे, रूपमती बाज बहादुर बताया था, कल्याण रागणी बताया था, ढोला मरवण बताया था, लेकिन आपको मुमल और क्या बताया था? मुमल और मरवण आपको बताया था, लेकिन ये आपको नहीं बताया। मुमल महेंद्रा बताया था, लेकिन आपको ये नहीं बताया था जयदेव कलाली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित नहीं है तो जयदेव कलाली नहीं है। कौन सा नहीं है? जयदेव कलाली नहीं है। तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आए ना? किसके क्वेश्चन थे ये? मारवाड़ चित्र शैली में जोधपुर शैली के क्वेश्चन थे।
सभी को समझ में आ गए होंगे, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया है ना तो एक बार क्लास और लगा लेना, बैक करके लगा लेना, चाहे 2 गुना की स्पीड में लगा लेना, अच्छे तरीके से क्लास आपको लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 703 नंबर क्वेश्चन। चित्रकार कौन? नारायण, सज्जू और करपाराम का संबंध किससे है? चित्रकार नारायण, सज्जू और करपाराम का संबंध किससे है, ये हमें बताना है। तो किन से संबंधित है ये हो जाएंगे किससे? अजमेर से क्या, घाणेराव से क्या, बीकानेर से क्या, नागौर से? तो ये हो जाएंगे घाणेराव ठिकाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और ये जो घाणेराव ठिकाना है ना, ये कहां पर था? ये गोडवाड़ भूखंड में था। कहां पर था? गोडवाड़ भूखंड में आपको देखने को मिलता है। गोडवाड़ भूखंड में आपको क्या देखने को मिलेगा? गोडवाड़ भूखंड में घाणेराव ठिकाना आपको देखने को मिलता है। और जो कहां पर है गोडवाड़ भूखंड? ये है जोधपुर के दक्षिण में। जोधपुर के कहां पर है? दक्षिण में। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो जोधपुर के दक्षिण में हो गया कौन सा? जोधपुर के दक्षिण में स्थित कौन सा? गोडवाड़ भूखंड में कौन सा ठिकाना आपको देखने को मिलेगा? घाणेराव, जहां पर कौन कौन से चित्रकार थे? नारायण, छज्जू, कृपाराम। कौन कौन से थे? नारायण, छज्जू, कृपाराम थे। और ये मारवाड़ शैली की उपशैली के अंतर्गत आता है। कौन? घाणेराव। मारवाड़ शैली की उपशैली के अंतर्गत आता है। उपशैली के अंतर्गत आता है। के अंतर्गत आता है कौन? अंतर्गत कौन आता है? घाणेराव आता है। कौन आता है? घाणेराव आता है। जो कहां पर है? गोडवाड़ भूखंड में। गोडवाड़ भूखंड कहां पर है? जोधपुर के दक्षिण में। तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 704 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? घाणेराव के बारे में सारी बातें बता दी, इतनी बातें हैं घाणेराव ठिकाने के बारे में, ठीक है ना? घाणेराव हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा, चित्र शैली जो स्थानीय है, किसी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है, वो कौन सी आएगी? क्या नागौर आएगी क्या? नहीं दोस्तों, नागौर नहीं आएगी, क्योंकि नागौर शैली की बात करें तो नागौर उपशैली किसके अंतर्गत आती है? ये मारवाड़ शैली के अंतर्गत ही आती है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत ही आती है दोस्तों, ठीक है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। और क्यों आती है मारवाड़ शैली के अंतर्गत? क्योंकि यहां के जो चित्रण है ना, यहां के जो कवाड़ है, लकड़ी के जो किवाड़ है, लकड़ी के जो कवाड़ है, कवाड़ कहते हैं ना, किवाड़ कहते हैं, कीवाड़, कवाड़ों पर या किवाड़ों पर, या कह दो किलों पर, किवाड़ कह दो या किलों पर कह दो, किसके चित्रण देखने को मिलते हैं? इन पर चित्रण देखने को मिलता है मारवाड़ शैली का प्रभाव। उन चित्रणों पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? मारवाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस कारण नागौर किस प्रकार की शैली हो गई? किस प्रकार की उपशैली हो गई? है मारवाड़ उपशैली के अंतर्गत आ ही जाती है। मारवाड़ शैली की उपशैली के अंतर्गत आ जाती है। नागौर, गौर ना कर, किन पर गौर ना कर? वर्दों पर गौर ना कर। यानी वर्दावस्था के चित्र कहां पर बने हैं? वर्दावस्था के चित्र भी कहां पर बने हैं? ये नागौर उपशैली में बने हैं। वर्दावस्था के चित्र कौन सी उपशैली में बने हैं? वर्दावस्था के चित्र कौन सी उपशैली में? नागौर उपशैली में बने हैं। और वर्दावस्था में क्या होता है दोस्तों? देखिए, कोई वर्द महिला होगी, उसे आंखें ऐसे ही कमजोर हो जाएगी, क्या वो घूंघट में देख पाएगी? क्या आगे कैसी है, गली कैसी है, या आगे कोई खाई है, कुआं? नहीं देख पाएगी। यानी उसके लिए घूंघट कैसा होना चाहिए? एकदम पारदर्शी होना चाहिए। वर्द आ गया तो वर्द महिला के लिए घूंघट तो पारदर्शी होना चाहिए ना। तो पारदर्शी वेशभूषा, पारदर्शी वेशभूषा कहां पर पहनी जाती है? कहां पर प्रयोग किया जाता है? कौन सी उपशैली में प्रयोग होता है? तो नागौर उपशैली में प्रयोग होता है। तो ये आपको बता दी नागौर उपशैली। कौन सी बता दी? नागौर उपशैली के बारे में बता दिया आपको। अब बात करते हैं कि कौन सी शैली है जिस पर बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो कौन सी आ जाएगी हमारी? कौन सी आ जाएगी दोस्तों? जैसलमेर शैली। कौन सी आ जाएगी? जैसलमेर शैली आ जाएगी, जिस पर न तो मुगल का प्रभाव पड़ा, न किसी और शैली का प्रभाव पड़ा है। एकदम स्थानीय शैली है। कौन सी? जैसलमेर शैली। और इसका एक प्रमुख चित्र है जिसका नाम क्या है? मुमुल। क्या नाम है चित्र का? मुमुल नाम है। मुमुल शैली नहीं, मुमुल चित्र कौन सी शैली का है? तो जैसलमेर शैली का हो जाएगा। कौन सी शैली का हो जाएगा? जैसलमेर शैली का हो जाएगा। और किन के समय
इनका क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ के शासक अक्के सिंह थे, मूल राज थे, हर राज थे, इनके समय इनको संरक्षण मिला था जैसलमेर शैली को। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, अजमेर शैली भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी अजमेर दे रखा है ना। चलिए अजमेर के बारे में और बता देता हूं मैं। अजमेर शैली की बात करें, अजमेर शैली की बात करें, अजमेर जो शहर है ना, अजमेर शहर में तो आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, यहां पर आपको सामंती संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलेगा। अजमेर शहर में तो सामंती संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जो गांव है ना, गांव या ठिकानों में कौन सी शैली, राजपूत संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 की क्लास में दे रखा है दोस्तों कि अजमेर शहर में तो दरबारी या सामंती संस्कृति, और गांव में कौन सी, गांव की बात करें तो कौन सी संस्कृति आ जाएगी दोस्तों, गांव की बात करें तो संस्कृति आ जाएगी कौन सी, राजपूत शैली आ जाएगी, राजपूत संस्कृति आ जाएगी, राजपूत संस्कृति आ जाएगी। अब बात करते हैं अजमेर की, तो अजमेर के कुछ चित्रकार भी है। कौन कौन है अजमेर के चित्रकार, अल्लाह बख्श, कौन है, अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा, उसना और साहिबा, उसना और साहिबा किसकी चित्रकार है, अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है, अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। और अजमेर चित्र शैली के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी कलम यहां पर रही है, ऐसी कलम यहां पर रही है जो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई का क्या है, समान रूप से क्या करता है, बढ़ावा देता है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई को क्या करता है, समान स्थान देता है। कौन सी शैली में है, अजमेर में। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई को समान रूप से क्या देता है, स्थान देता है। वो कौन सी शैली आ जाएगी, अजमेर शैली आ जाएगी। और अजमेर शैली को बढ़ावा देने की परंपरा, या अजमेर शैली को बढ़ावा किसने दिया था, या उसका क्या कहते हैं दोस्तों, संवर्धन किसने किया था, तो यहाँ के कुछ ठिकाने थे। ठिकानों का नाम क्या था, एक का नाम था जूनिया, कौन सा नाम था, जूनिया ठिकाना था। एक सावर ठिकाना भी था। एक दोस्तों यहां पर ठिकाना कौन सा था, मसूदा ठिकाना भी था। एक तो मसूदा ठिकाना भी था, और एक ठिकाना यहां पर कौन सा था, मसूदा के अलावा सावर आ गया, भिणाए। एक कौन सा था, भिणाए ठिकाना भी था। कौन सा था, भिणाए ठिकाना भी था दोस्तों। और जूनिया के यहां पर चित्रकार कौन थे, जूनिया के चित्रकार थे चांद। जूनिया के चित्रकार कौन थे, चांद थे। सावर के चित्रकार कौन थे, तैयब थे। तैयब कहां के चित्रकार थे, सावर के चित्रकार थे। नांद के चित्रकार कौन थे, नांद। नांद के चित्रकार कौन थे, नांद के दोस्तों राम सिंह भाटी थे। राम सिंह भाटी थे, राम सिंह भाटी। एक यहां पर ठिकाना था खरवा, तो खरवा के कौन थे चित्रकार, खरवा से दो थे, एक तो जाल जी, एक तो कौन थे, जाल जी। आपसे मिलवा सकता है एग्जामिनर, एक तरफ क्या ये ठिकाने दे देंगे, दूसरी तरफ क्या दे देगा आपको, दूसरी तरफ आपको दे देगा दोस्तों क्या, इनके चित्रकार। तो जाल जी आ जाएंगे, और एक कौन आ जाएंगे, नारायण भाटी आ जाएंगे। एक कौन आ जाएंगे, नारायण भाटी, नारायण भाटी आ जाएंगे, नारायण भाटी। मसूदा से कौन हो जाएंगे, मसूदा से हो जाएंगे माधो जी। कौन हो जाएंगे, माधो जी हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे, राम हो जाएंगे। लीजिए अब आपको मैं बताता हूं किस प्रकार मैंने यहां पर लिखा है। देखिए अजमेर शैली की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अजमेर शैली की। किसकी बात करें, अजमेर शैली की बात करें, जहां पर शहरी में प्रभाव तो किसका मिलता है, सामंती संस्कृति का देखने को मिलता है। लेकिन गांव में कौन सी संस्कृति का प्रभाव है, राजपूत संस्कृति का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अजमेर शैली के तीन चित्रकार आपको बताए थे, एक तो अल्लाह बख्श बताया था, एक उसना बताई थी, एक साहिबा बताई थी। उसना और साहिबा चित्रकार भी अजमेर का है, ठीक है। देखिए अजमेर जो चित्र शैली है ना, उसका संवर्धन या बढ़ावा देने का कार्य ठिकानों के द्वारा किया गया था। कौन से, जैसे जूनिया, सावर, मसूदा, इन ठिकानों के द्वारा किया गया था। और इन ठिकानों में चित्रकार थे। जूनिया के तो कौन थे, चांद थे। सावर के कौन थे, तैयब जी थे। मसूदा के कौन थे, माधो जी राम थे, माधो जी भी थे और राम जी थे। और नांद के कौन थे, राम सिंह भाटी थे। और खरवा के कौन थे, जाल जी और नारायण भाटी चित्रकार थे। अब देखिए इन चित्रकारों के द्वारा क्या किया गया, अजमेर चित्र शैली को बढ़ावा दिया गया था। अजमेर चित्र शैली को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। एग्जामिनर चांद, तैयब, ये माधो जी है ना, इनको अजमेर से भी संबंधित मानता है, कई बार अजमेर से भी संबंधित मानता है। लेकिन हालांकि यह है किसके, ठिकानों के चित्रकार है, तो किनके, ठिकानों के चित्रकार। लेकिन इन्होंने बढ़ावा किसको दिया, अजमेर चित्र शैली को बढ़ावा दिया। तो ये किसके आ जाएंगे, अजमेर के भी माने जाते हैं। और यहां पर जो चांद जी है ना, इनके द्वारा एक चित्र बनाया गया था जिसका नाम है राजा पाबू जी।
क्या नाम है, राजा पाबूजी। कब बनाया गया था, 1698 में बनाया गया था। कब बनाया गया, 1698 में। क्या सन याद रखनी है कालक्रम पूछ सकता है एग्जामिनर। जूनिया के जो चांद है ना, उनके द्वारा क्या बनाया गया था, राजा पाबूजी चित्र बनाया गया था, जो प्यारे विद्यार्थी 1698 में बना था, 1698 में बना था। चले अब क्वेश्चन करें क्या, चलिए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता वृद्धावस्था के चित्र एवं पारदर्शी वेशभूषा है। वेशभूषा है पारदर्शी, अभी बताया था, गौर नहीं करनी। गौर किस पर नहीं करते हम, देखिए गौर हमारे यहां पर संस्कृति अब बन चुकी है, वृद्धाश्रम बन चुके हैं, तो गौर नहीं करते। किन पर गौर नहीं करते हैं, वृद्ध व्यक्ति होता है उन पर कोई गौर नहीं करता, यानी ना गौर, गौर नहीं करता है, कोई गौर नहीं करता। गौर नहीं करता तो वो प्यारे साथियों कहीं गिर न जाए, तो उनके लिए पारदर्शी वेशभूषा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं घूंघट निकालती है ना, तो पारदर्शी होना चाहिए ताकि उन्हें आर पार दिख सके कि आगे कोई साधन आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि वृद्धावस्था में ऐसे ही आंखें कमजोर हो जाती है, तो नागौर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चित्र शैली जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म का समान स्थान मिला है, तो कौन सी शैली है वो, अभी अभी आपको बताया, अजमेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राजा पाबूजी का चित्रण किसने किया था, किसने किया था, चांद ने किया था। कहां के थे ये चित्रकार, ये दोस्तों चित्रकार थे कहां के, जूनिया के। कहां के थे, जूनिया के चित्रकार थे, जूनिया के चित्रकार थे, जूनिया के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, उषना और साहिबा महिला चित्रकारों का बात करें तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, तो अजमेर चित्र शैली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्रकार अजमेर शैली का नहीं है, राम सिंह भाटी, नारायण भाटी, सज्जू भाटी या अल्लाह बख्श। तो अल्लाह बख्श भी है, सज्जू भाटी भी है, नारायण भाटी भी है, नारायण भाटी है ना दोस्तों, है ना नारायण भाटी, लेकिन राम सिंह भाटी नहीं है। क्यों नहीं है राम सिंह भाटी, ये किससे संबंधित थे, सॉरी दोस्तों एक सेकंड, देखिए नारायण भाटी नहीं, देखिए राम सिंह भाटी, राम सिंह भाटी अभी हम पढ़ कर आए, राम सिंह भाटी तो है। राम सिंह भाटी कहां के थे, नांद के थे, कहां के थे, नांद के। नारायण भाटी, नारायण भाटी कहां के थे, खरवा के थे, खरवा के थे, ठीक है। अल्लाह बख्श अजमेर से ही संबंधित है। सज्जू भाटी नहीं आएंगे, क्योंकि सज्जू भाटी किसके थे, सज्जू भाटी कहां के थे दोस्तों, ये थे घाणे राव के। कहां के थे, घाणे राव के थे, घाणे राव ठिकाने के चित्रकार थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में फीके एवं बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया, फीके और बुझे हुए रंगों का प्रयोग कहां पर, जैसलमेर में। कहां पर किया गया, क्या हो गया दोस्तों, फीके और बुझे हुए, तो ये कहां पर है, नागौर में। सॉरी दोस्तों, कहां पर है, नागौर में। इतना अच्छा चल रहा था दोस्तों मैटर, फिर क्या हुआ इन दो क्वेश्चनों में पता ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। अभी अभी आपको मैं व्याख्या बता कर आया हूं, मुमुल चित्र जैसलमेर से संबंधित आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। देखिए किस शैली में फीके और बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया, नागौर में। और मुमुल चित्र किस शैली से संबंधित है, तो जैसलमेर से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, जैसलमेर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 712 नंबर क्वेश्चन, क्या बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव हुआ था, बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव कब हुआ था, चलिए बात करते हैं अब बीकानेर शैली की। किसकी बात करते हैं, बीकानेर शैली की बात करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों व्हाइट बोर्ड, क्या आ चुका है, व्हाइट बोर्ड आ चुका है। और किसकी बात करेंगे, बीकानेर शैली की, बीकानेर शैली। ये किसकी उपशैली है, किसके अंतर्गत आता है, कौन से स्कूल के अंतर्गत आता है, ये मारवाड़। ये चल आगे करवा दूंगा मैं, स्कूल है ना सारे एक साथ करवा दूंगा मैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो कक्षा 10 की पुस्तक है सारी करवाई जाएगी आपको, लाइन टू लाइन करवाई जाएगी। बीकानेर शैली, बीकानेर शैली की बात करें तो ये कब शुरू होती है, 16वीं सदी के अंत में प्रारंभ मानी जाती है। 16वीं सदी के अंत में क्या मानी जाती है, प्रारंभ मानी जाती है। कौन सी, बीकानेर शैली का प्रारंभ हुआ। और यहां के शासक कौन थे, राय सिंह। यहां के शासक कौन थे, राय सिंह थे, जिनके समय क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले यहां पर चित्र बनता है राय सिंह के समय। सबसे पहले यहां पर चित्र क्या बनता है, राय सिंह के समय बनता है भागवत पुराण। क्या बनता है, भागवत पुराण बनता है। तो आपसे पूछ ले कि बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र कौन सा है, तो प्रारंभिक चित्र कौन सा हो जाएगा, भागवत पुराण हो जाएगा, जो किसके समय बना था, राय सिंह के समय चित्रित हुआ था। किसके समय चित्रित हुआ था, राय सिंह के समय चित्रित हुआ। और इन्हीं राय सिंह के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, मुगल दरबार से, मुगल दरबार से कुछ चित्रकार लाए गए थे। तो मुगल शैली का प्रभाव तो आएगा ना, मुगल दरबार से कोई चित्रकार आएगा तो मुगल शैली का प्रभाव आएगा। तो आएगा दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं अब, हम तो
याद कर सकते हैं। तो मुगल शैली का प्रभाव होता है और वहां से कुछ चित्रकार आते हैं, उनका नाम क्या था? एक का नाम तो था उस्ता अली रज्जा। क्या नाम था? उस्ता अली रज्जा। उस्ता अली रज्जा आता है एक तो चित्रकार, और एक चित्रकार आता है उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। एक कौन आता है? उस्ता हामिद रुकनुद्दीन चित्रकार आता है। कौन आता है? रुकनुद्दीन चित्रकार आता है। रुकनुद्दीन चित्रकार आता है। दो चित्रकार आते हैं, एक तो कौन आता है? उस्ता अली रज्जा, और एक आता है हामिद रुकनुद्दीन आते हैं। ये दो प्रमुख चित्रकार आते हैं। और इन्हीं चित्रकारों के समय क्या हुआ था? बीकानेर शैली का उद्भव हुआ था। इन्होंने क्या की? कुछ रचनाएं, चित्रण रचे थे दोस्तों। तो बीकानेर शैली क्या क्या हो जाता है? उद्भव हो जाता है। किन के समय होता है? राय सिंह के समय। प्रारंभिक चित्र कौन सा हो गया? भागवत पुराण हो गया। कौन सी सदी के अंत में प्रारंभ हुई? 16वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर एक शासक आते हैं दोस्तों, कौन? उसके बाद यहां पर एक शासक आता है, कौन? यहां पर शासक आता है कौन? अनूप सिंह। कौन आते हैं? अनूप सिंह शासक आते हैं। कौन शासक आते हैं? अनूप सिंह शासक बनते हैं। कौन? अनूप सिंह। अनूप सिंह शासक बनते हैं। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों? यहां पर आपको अनूप सिंह के समय स्वर्ण काल के रूप में चित्रकला इस प्रकार बढ़ी कि इनको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? अनूप सिंह के शासनकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इनके समय कुछ चित्रकार और थे। एक तो रामलाल था, एक तो रामलाल हो जाएगा, और एक कौन हो जाएगा? यहां पर हसन हो जाएगा। एक हसन हो जाएगा, और एक अली रज्जा हो ही जाएंगे दोस्तों, जो पहले भी थे। एक कौन हो जाएंगे? अली रज्जा हो जाएंगे। रामलाल, हसन, अली रज्जा किसके समय थे चित्रकार? ये अनूप सिंह के समय थे। और हामिद रुकनुद्दीन और उस्ता अली रज्जा किसके समय थे? मुगल से आए थे। ये मुगल दरबार से आए थे। और ये राय सिंह के समय क्या थे? राय सिंह के समय चित्रकार माने जाते हैं। राय सिंह के समय क्या माने जाते हैं? चित्रकार माने जाते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई ना। नेक्स्ट पॉइंट पर चले। यहां से मैं क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, एक बार और देख लो। 16वीं सदी के अंत में प्रारंभ होता है। राय सिंह के समय भागवत पुराण की रचना होती है, जो प्रारंभिक चित्र माना जाता है। ठीक है ना। मुगल दरबार से एक तो उस्ता अली रज्जा आया था, और एक आमुद्दीन रुकनुद्दीन आया था, जो राय सिंह के समय आया था। ठीक है। अनूप सिंह के समय रामलाल, हसन और अली रज्जा चित्रकार माने जाते हैं। अब ये चित्रकार आ गए, और इन चित्रकारों के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? उस्ता कला को बढ़ावा दिया गया था। उस्ता कला को बढ़ावा दिया गया था, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? उस्ता कला को मुनवती के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सी कला होती है? ऊंट की खाल पर क्या की जाती है? सोने की चित्रकारी की जाती है। ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी करना क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ऊंट की खाल पर जो सोने की चित्रकारी, जो उस्ता कला कहलाती है, कौन करते थे? उस्ता कलाकार किया करते थे। उस्ता कलाकारी करेंगे। कौन करेंगे? उस्ता कलाकारी करेंगे। और ये कहां से आए थे? मुगल से आए थे। मुगल दरबार से आए थे। तो मुगल दरबार में आए थे, तो वहां पर भी इनका सम्मानजनक क्या होगा? स्थान होगा। किनका? उस्ता कलाकारों का। किन के समय? अकबर के समय। अकबर के समय जो उस्ता कलाकार थे ना, अकबर के समय जो उस्ता कलाकार थे ना, उनका सम्मानजनक स्थान माना जाता है मुगल दरबार में। ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। और यहां पर एक कला और प्रसिद्ध है बीकानेर में, मथेरण कला। कौन सी कला? मथेरण कला प्रसिद्ध है, जो जैन शैली से संबंधित है। जैन भी मिश्रित है। जैन प्लस में राजस्थानी है। जैन प्लस में राजस्थानी आती है। जैन प्लस राजस्थानी शैली में आती है। कौन सी? मथेरण। कौन सी? मथेरण कला। मथेरण कला कहां की है? बीकानेर की है। कहां की है? बीकानेर की। और आपको क्या याद रखना है दोस्तों? और आपको याद रखना है अनूप सिंह के बारे में। एक बात और याद रखनी है अनूप सिंह के बारे में, कि अनूप सिंह के समय क्या हुआ था दोस्तों? जो उस्ता परिवार है ना, उस्ता परिवार क्या किया करते थे दोस्तों? उस्ता परिवार हिंदू कथा, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी काव्य के आधार पर क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे। आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि उस्ता परिवार हिंदू कथाएं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों के आधार पर चित्र कब बनाते थे? तो अनूप सिंह के समय बनाते थे। किन के समय बनाते थे? अनूप सिंह के समय बनाते थे। किनके समय? अनूप सिंह के समय बनाते थे। ये हुई हमारी बीकानेर शैली। कुछ बातें और रह गई दोस्तों, 2-3 बातें और रह गई है, वो आपके क्वेश्चन में आ जाएगी। जैसे सारिस मिथुन करता नैबिराम, नाचते बरसते बादलों में, नाचते यहां पर कौन? सारस आ जाएंगे। ये सारे आ जाएंगे। दक्षिण शैली का प्रभाव आगे क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन में करवा दिया जाएगा वो। ये देखिए यहां से क्वेश्चन 1600 क्या है? 1600 नहीं, 712 नंबर क्वेश्चन क्या है? बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव
कौन सी सदी में हुआ था? तो 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शैली का प्रारंभिक प्रमुख चित्र कौन सा है? तो भागवत पुराण हो जाएगा, जो किसके समय? राय सिंह के समय चित्रित किया गया था। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। उस्ता अली रजा, उस्ता हमउद्दीन रुकनुद्दीन किसके शासनकाल में बीकानेर आए थे? तो किसके शासनकाल में बीकानेर आते हैं? तो ये राय सिंह के समय आते हैं। किनके समय? राय सिंह के समय आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार बीकानेर शैली का नहीं है? तो बीकानेर शैली का कौन सा चित्रकार नहीं है? हसन भी है, रामलाल भी है, अली रज्जा भी है, लेकिन नसीरुद्दीन नहीं है। रुकनुद्दीन था दोस्तों, लेकिन नसीरुद्दीन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पर, जो बीकानेर शैली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बीकानेर चित्र शैली में किसके समय उस्ता कलाकारों ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर चित्र, अभी बताया था ना, हिंदू कथाओं को आधार बनाकर संस्कृत हिंदी राजस्थानी काव्यों में चित्र बनाए थे? तो अनूप सिंह के समय बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 717 नंबर क्वेश्चन, वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्र शैली नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्रशैली नहीं है, ये हमें बताना है। तो किशनगढ़ भी है, नाथद्वारा भी है, कोटा भी है, लेकिन बीकानेर नहीं, क्योंकि बीकानेर में हमने नहीं पढ़ा ना वल्लभ संप्रदाय। तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए 718 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा सावंत सिंह ने बणी ठनी के चित्र के रूप में डाक टिकट कब जारी किया था? तो बणी ठनी किससे संबंधित है दोस्तों? ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो चलिए किशनगढ़ शैली की अब बात करते हैं। क्या बीकानेर शैली के क्वेश्चन आ गए सारे? नहीं, आगे और आएंगे, थोड़े से क्वेश्चन देख लेना आप, आपको पता चल जाएगा। किशनगढ़ शैली की बात करते हैं। किशनगढ़ शैली कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। भगवान श्री कृष्ण, नाम से पता चल रहा है ना, भगवान श्री कृष्ण, किशन कृष्ण। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? राधा कृष्ण की लीलाएं आपको देखने को मिलेंगी। राधा कृष्ण के आधार पर चित्र आपको देखने को मिलेंगे। राधा कृष्ण के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। राधा कृष्ण के मिलेंगे तो कौन सी संप्रदाय का प्रभाव? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना, किशनगढ़ है ना, इसकी स्थापना कब होती है? 1609 में होती है। किसके द्वारा होती है? किशन सिंह के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? किशन सिंह के द्वारा की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? किशनगढ़, किशनगढ़ की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? किशन सिंह। किशनगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? किशन सिंह के द्वारा। कब की जाती है? 1609 में की जाती है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब आता है किशनगढ़ शैली का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि किसके समय मानी जाती है किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग? तो वो आते हैं सावंत सिंह। कौन आते हैं? सावंत सिंह शासक आते हैं। कब से कब तक? 1748 से लेकर 1764। 1748 से लेकर 1764 है। किशनगढ़ शैली में क्या है? यहां पर स्वर्ण युग माना जाता है। और सावंत सिंह का एक और नाम था दोस्तों, नागरी दास। क्या नाम था? नागरी दास भी इन्हीं का नाम था। किनका? सावंत सिंह का था। किनका था? सावंत सिंह का था। ठीक है ना। और इनके दरबार में दोस्तों क्या रहते थे? कलाकार रहा करते थे। कौन रहा करते थे? निहाल चंद रहा करते थे। कौन रहा करते थे? निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद रहा करते थे। मोर ध्वज निहाल चंद, इनके दरबार में क्या रहा करते थे? निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद इनके दरबार में चित्रकार थे, जो क्या क्या करते थे दोस्तों? चित्र बनाया करते थे। और इन्हीं के समय क्या होता है? किशनगढ़ चित्र शैली क्या होती है? चरमोत्कर्ष पर होती है। किसके समय? निहाल चंद सिंह चित्रकार के समय। देखिए, निहाल चंद चित्रकार स्वर्णकाल, सावंत सिंह स्वर्णकाल। शासक पूछे सावंत सिंह, चित्रकार पूछे तो निहाल चंद, चित्रकार पूछे तो निहाल चंद आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और निहाल चंद जी के द्वारा ये एक चित्र बनाया गया दोस्तों। कौन सा बनाया गया था? बणी ठनी का चित्र बनाया गया था। बणी ठनी का चित्र बनाया गया था। और इसी बणी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। एरिक डिक्सन ने क्या कहा था? भारत की मोनालिसा कहा था। किसने कहा था? भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा। किसको कहा? बणी ठनी को कहा था। और भारत सरकार के द्वारा बणी ठनी के चित्र पर 1973 में क्या किया जाता है? 1973 में डाक टिकट जारी किया जाता है। क्या एग्जाम में पूछी जा सकती है क्या 1973? जी श्रीमान, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। 1973 में क्या होती है? बणी ठनी पर डाक टिकट जारी होती है। बणी ठनी पर क्या होती है? डाक टिकट जारी होती है। और कौन कौन से चित्रकार आ जाएंगे? और कौन कौन से चित्रकार आ जाएंगे? तो और चित्रकारों की बात करें तो देखिए, किस प्रकार याद करोगे? आप अपने नाना के पास गए हो,
किसके पास गए हो? नाना के पास गए हो, नानक राम। तो नाना के पास गए हो ना, तो वहां आपने क्या देखा? मोर है ना, मोर, मोर यानी मोर ध्वज। मोर क्या कर रहा है? सुर। मोर क्या कर रहा है वहां पर? सुर निकाल रहा है, सुर निकाल रहा है यानी सुर ध्वज। मोर वहां पर क्या निकाल रहा है? सुर निकाल रहा है। तो जैसे ही मोर क्या निकाल रहा है? सुर निकाल रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है दोस्तों? वहां बदन, वहां पर बदन, बदन यानी शरीर, बदन, बदन सिंह आ जाएंगे। बदन क्या हो रहा है वहां पर? बदन, लाड, लाडली, लालड़ी कह दो, चाहे लालड़ी दास कह दो या लाडली दास कह दो, लालड़ी दास आ जाएंगे। पहले नाम ही लिख लेता हूं, फिर बताऊंगा मैं आपको ट्रिक। राम नाथ सीता राम, सीता राम। और कौन थे दोस्तों? एक कौन थे यहां पर? सूर्यध्वज। सूर्यध्वज आई गए क्या? सूर्यध्वज आ गए। मूलराज। बस इतने आपको याद रखने। देखिए किस प्रकार, जब आप अपने नाना के पास गए ना, तो वहां पर मोर क्या कर रहा था? मोर अपने सुर निकाल रहा था। जैसे ही मोर अपने सुर निकालता है ना, तो आपको क्या याद आते हैं? लाड लड़ाने याद आते हैं। जैसे ही मोर बोलता है तो आपको लाड लड़ाने याद आते हैं। तो किसके लाड लड़ाओगे? बदन, बदन यानी अपने बदन को छूते। वाह कितनी मधुर आवाज है, कितनी मधुर आवाज है। इस प्रकार आप याद रख लो। और आपको फिर क्या करो? सीताराम सीताराम सीताराम। तो सीताराम सीताराम यानी रामनाथ और सीताराम। मूल रूप से आवाज कौन निकाल रहा था? मोर निकाल रहा था। मूल रूप से आवाज है कौन निकाल रहा था? मूल रूप से आवाज तो मोर ही निकाल रहा था, जिसका सुर इतना अच्छा था कि वो अपने बदन से लाड करने लग गया। इस प्रकार आप याद रख सकते हो ना, वो अपने बदन से लाड करने लग गया। बोलो सीताराम सीताराम। हो गया दोस्तों चित्रकार याद? हो गए ना चित्रकार याद? चित्रकार याद हो गए ना। अब दोस्तों इनकी बात करें कि इनकी चित्र, यहां पर चित्रण जो बने थे, पुरुष की आकृति कैसी थी, पुरुष की वेशभूषा कैसी थी, महिला की वेशभूषा कैसी थी, चलिए इनकी बात करते हैं। तो यहां पर कौन से वृक्ष की प्रधानता थी? केले वृक्ष की प्रधानता थी, केले वृक्ष की प्रधानता थी। राधा कृष्ण की क्रीड़ाएं आपको यहां पर देखने को मिलेगी दोस्तों, मिलेगी दोस्तों। और राधा का रूप सौंदर्य यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नाथ द्वारा नहीं, वल्लभ संप्रदाय से जो संबंधित थी ना दोस्तों, तो राधा कृष्ण के चित्र तो आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर नारी की आकृति बात करें तो नुकली चुबी। देखिए नारी, यहां पर लिख लेते हैं नारी की आकृतियां कैसी बनाई गई थी, नारी का चित्रण कैसे किया गया था। तो नारी का चित्रण इस प्रकार किया गया यहां पर दोस्तों, यहां पर नुकुली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, सुराहीदार गर्दन, सुराहीदार गर्दन। और याद हो ना हो किशनगढ़ का, ये जरूर याद कर लेना। सुराहीदार गर्दन, पतली कमर। सुराहीदार तो गर्दन है, पतली कमर। और यहां पर क्या था दोस्तों? लंबी कमल पंखुड़ी जैसी आंखें। आंखें कैसी थी? लंबी कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें थी, कमल पंखुड़ी जैसी आंखें थी। ठीक है दोस्तों। दूर दूर तक फैली झीलें, यहां पर दूर दूर तक फैली झीलों का चित्रण भी किया गया, जहां पर क्या कर रहे हैं दोस्तों? हंस बतख सारस तैरती हुई नजर आ रही है। हंस और बतख और सारस तैरती हुई नजर आ रही है। और पुरुषों की बात करें तो मोती जड़ित सफेद क्या आ जाएगी? पगड़ी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पगड़ी। मूंग या पगड़ी इंपोर्टेंट। मूंग या पगड़ी कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो मूंग या पगड़ी आ जाएगी। किससे संबंधित है? मूंग या पगड़ी का संबंध हो जाएगा किससे? ये हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। एग्जामिनर पूछेगा ये कि मूंग या पगड़ी का संबंध किस चित्र शैली से है, तो ये हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। ठीक है ना। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। चलिए क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये लीजिए, भारत सरकार ने सावन सिंह की प्रेमिका बड़ी ठनी के चित्र पर डाक टिकट कब जारी किया था? तो 1973 में। क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन सिंह यानी नागरी दास ने बनी ठनी रसिक बिहारी का चित्र बनवाया था, तो किसने बनाया था? मोर ध्वज निहाल सिंह ने बनाया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रकार देखिए, बदन भी था, राम भी थे, स्वाई राम भी थे, लेकिन बक्सा राम नहीं था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका है? अलवर का। लवर को बक्से में बंद करेंगे, आगे चित्रकार याद करेंगे ना, जब लवर को क्या करेंगे? बक्से में बंद करेंगे। देखना नेक्स्ट देखिए, भित्ति चित्रण स्थल जो देवगढ़ से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? देवगढ़ से संबंधित नहीं है। ये क्या हुआ दोस्तों? क्या ये देवगढ़ से लिया गई? चलिए देवगढ़ से लिया गई, तो ये तो मेवाड़ से आ गया।
ये तो मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित आ गया, मारवाड़ कंप्लीट हुई नहीं फिर भी आ गया, कोई बात नहीं। देवगढ़ शैली की बात कर लेते हैं। देवगढ़, देव कहां पर पधारे? देव हमारे घर पर पधारे थे ना, देव हमारे द्वार पर पधारे, देव हमारे द्वार पर क्या है? पधारे हैं। देव हमारे द्वार पर क्या है? पधारे हैं। तो याद किस प्रकार रखोगे दोस्तों? तो देवगढ़ ठिकाना है ना, देवगढ़ जो ठिकाना, इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? द्वारिका दास, द्वारिका दास, द्वारिका दास, द्वारिका दास चुड़ावत के द्वारा होती है, द्वारिका दास चुड़ावत के द्वारा होती है। क्योंकि द्वार पधारे देव, देव कहां पर? द्वार पर पधारे, तो द्वारिका दास, द्वारिका दास चुड़ावत के द्वारा 1680 में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना होती है। ठीक है, देवगढ़ शैली की क्या होगी? यहां पर स्थापना 1680 में होगी। और यहां के जो सामंत थे वो क्या कहलाते हैं? 16वें उमराव कहलाते हैं, 16वें उमराव कहलाते हैं, 16वें उमराव कहलाते हैं। और ये मारवाड़, जयपुर और मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ तीनों का समन्वित रूप है, इसलिए आए दोस्तों मारवाड़ के बीच में। मारवाड़ का भी है, मेवाड़ का भी है और जयपुर का भी है, तीनों का क्या ये समन्वित रूप है। अभी आपको बताया था पधारे, कौन पधारे थे? देव पधारे, कहां पर? हमारे द्वार पधारे, यानी यहां पर जो देवगढ़ शैली है, देवगढ़ जो उपशैली है, ये प्यारे साथियों क्या हो जाएगी? देवगढ़ उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो श्रीधर अधारे को जाता है, श्रीधर, श्रीधर अधारे, अधारे, अधारे नहीं पधारे, याद हो रहा है ना? अधारे नहीं पधारे, अधारे पधारे, कौन? देव, देव पधारे। तो यहां पर कौन हो जाएंगे? देवगढ़ शैली के कौन हो जाएंगे? श्रीधर अधारे हो जाएंगे, जिनके द्वारा प्रकाश में लाने का कार्य किया जाता है। और ये द्वारिका दास चुड़ावत के द्वारा 1680 में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो महाराणा जयसिंह के शासनकाल में, महाराणा जयसिंह के शासनकाल में होती है, महाराणा जयसिंह के शासनकाल में होती है। और यहां के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो देखिए, देव कब पधारेंगे? देव पधारे थे कहां पर? द्वार, द्वार पधारे यानी बंगला, बंगता, एक तो बंगता आ गए चित्रकार। आप क्या थे? एकदम चोखा था, एकदम चोखा गणा था, कोई कष्ट को नहीं, चोखा था यानी चोखा। और बेजनाथ, चोखा, बेजनाथ, ये इनके चित्रकार आ जाएंगे, चोखा, बेजनाथ है। हरचंद, हरचंद, नंगा, नग्गा, कंवला प्रथम और कौलादित्य, कंवला प्रथम है और द्वितीय, ये क्या आ जाएंगे? इसके चित्रकार आ जाएंगे। यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? प्राकृतिक परिवेश में राजसी ठाठ वाठ देखने को मिलते हैं। पीले रंग की यहां पर प्रधानता थी, देव पीले रंग की प्रधानता थी, देवगढ़ में पीले रंग की प्रधानता थी। और यहां पर अजारारी, ओवरी और मोती महल क्या आपको देखने को मिलता है? अजारारी ओवरी, अजारारी ओवरी, अजारारी ओवरी, अजारारी ओवरी, और आपको क्या देखने को मिलेंगे? अजारारी ओवरी और मोती महल, मोती महल आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, मोती महल भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं दोस्तों, मोती महल भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको सारी की सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं। भित्ति चित्रण स्थल दो देवगढ़ से संबंधित नहीं है, देवगढ़ से संबंधित मोती महल है, अजारारी ओवरी है, कप्पड़ द्वार भी है, लेकिन रंग महल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा वो क्वेश्चन, बीकानेर शैली वाला आ गया ना। अब बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियां किस चित्र की विशेषता है? तो बीकानेर की आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियां किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ये बीकानेर की हो जाएगी। और फिर मैंने एक और बात भी बताई थी आपको, क्या बताई थी? देखिए, कौन सी चित्र शैली में सांझा और औरंगजेब शैली की पगड़ियां, फुहारों एवं दक्षिण भारतीय शैली का चित्रण हुआ? मैंने कहा ना, दक्षिण भारत शैली का प्रभाव किसमें? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, चित्रकार की बात करें, नानक राम, नाना, नाना के पास गए थे आप, मूल रूप से जहां मोर ने क्या सुनाया था? अपने सुर सुनाए थे, फिर बदन के लाड लड़ाए थे ना। ये किससे संबंधित थे? सारे के सारे ये किशनगढ़ शैली से संबंधित थे ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, देवगढ़ में कौन से रंग की प्रधानता थी? तो देवगढ़ में पीले रंग की प्रधानता थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देवगढ़ चित्र शैली के चित्रकार नहीं थे, तो कंवला था, चोखा था, बेजना था, लेकिन जीवा नहीं था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। संरक्षण और एक तरफ चित्र शैली दे रखा है, एक तरफ संरक्षण दे रखा है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? चित्र शैली दे रखा है। तो देखिए, संगत बताने तो देवगढ़ के श्रीधर अधारे बिल्कुल सही है, किशनगढ़ के एरिक डिक्सन बिल्कुल सही है,
कोटा बूंदी के WG आर्चर हो जाएंगे बिल्कुल सही, और मेवाड़ के कौन हो जाएंगे, RK वशिष्ठ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, RK वशिष्ठ हो जाएंगे। और मेवाड़ के इनके अलावा और कौन हो जाएंगे, RK वशिष्ठ तो हो गए दोस्तों, RK वशिष्ठ तो हो गए, और कौन होंगे, मोती चंद्र भी हैं। और कौन है, मोती चंद्र, इनके द्वारा क्या किया गया था, संरक्षण प्रदान किया गया था। मोती चंद्र भी है, और एक यहां पर श्रीधर अधारे भी और आ जाएंगे, श्रीधर अधारे भी मेवाड़ से संबंधित और आ जाएंगे, ठीक है ना। कोटा बूंदी के कौन आ जाएंगे, कोटा बूंदी पर कौन आ जाएंगे, यहां पर WG आर्चर आ जाएंगे। और याद क्या रखना है आपको, यहां पर प्रमोद चंद्र भी याद रखना है, प्रमोद चंद्र। और क्या याद रखने, ब्रजेंद्र सिंह, जो यहां के शासक थे, ब्रजेंद्र सिंह। ये तीन आपको यहां पर कोटा बूंदी में याद रखने। कोटा बूंदी में तो कौन कौन आ गए, कोटा बूंदी में आ गए ब्रजेंद्र सिंह, यहां पर प्रमोद चंद्र, WG आर्चर। ये क्या किया था, इन्होंने संरक्षण दिया था दोस्तों। किशनगढ़ में एरिक डिक्सन आ जाएंगे, और फयाज अली भी आ जाएंगे। एक कौन आ जाएंगे, फयाज अली भी आ जाएंगे, एक फयाज अली और आ जाएंगे। एरिक डिक्सन और फयाज अली भी आ जाएंगे, एरिक डिक्सन और फयाज अली। और देवगढ़ में श्रीधर अदारे आ ही जाएंगे, देवगढ़ में कौन आ जाएंगे, श्रीधर अदारे आ ही जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रीधर अदारे किसके आगे, देवगढ़ के आगे। RK वशिष्ठ आ गया, क्या RK वशिष्ठ आ गया, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। सारे के सारे बिल्कुल सही दे रखे हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, देवगढ़ चित्रशैली का संरक्षण श्रीधर अदारे, किशनगढ़ का फयाज अली और एरिक डिक्सन, कोटा बूंदी में WG आर्चर, प्रमोद चंद्र, ब्रजेंद्र सिंह आ जाएंगे, मेवाड़ में RK वशिष्ठ, मोती चंद्र और श्रीधर अदारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, बगता, नग्गा, हरचंद, ये अभी आपको बताया था, ये किससे संबंधित है, देवगढ़ से संबंधित है। फिर देखिए चित्रशैली जो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर शैली का समन्वित रूप थी, तो कौन सी आ जाएगी वो, जहां पर 16वें क्या कहलाते हैं, सामंत उमराव कहलाते हैं, जहां के ठिकानेदार 16वें उमराव कहलाते हैं, तो वो कौन सी आ जाएगी, देवगढ़ आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, देवगढ़ हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कमला इलायची। चलिए आप कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, महिला इलायची और कमला का संबंध किससे है, ठीक है। ये कमेंट करके आपको बताना है। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे हम 730 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है ना। 730 नंबर क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास आपको अच्छी लगी है ना, तो क्लास को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। लाइक करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो एकदम बिंदास, एकदम खास तरीके से क्लास आएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली क्लासों को देखने के लिए, और प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना कि क्लास कैसी लगी है। जी हाँ दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।